हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एस के जय एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल एस के जय एडुकेट में। और आज का भी क्लास ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल स्क्रीन पर ही आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किस क्लास का है? तो 12th क्लास का पोएम है जिसका नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते अब तेज़ी से झड़ रहे हैं। W.H. ऑडेन के द्वारा इसकी रचना की गई है, इसको कंपोज किया गया है। इस वीडियो में हम पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, इसको करने वाले हैं। और यह यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे शानदार एक्सप्लेनेशन यानी सबसे शानदार वीडियो होने वाला है। तो आप लोग कहीं जाए नहीं, किताब सामने रख ले और अच्छे से पढ़े और बेहतरीन तरीके से समझे। तो अब यहाँ से पोएम होता है शुरू। चलिए पहले ये 3 पॉइंट पहले आप पोएम में ज़रूर डील कर लेंगे। और ये तीनों पॉइंट कौन कौन से तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहले इसको समझ लीजिए, फिर पोएम को स्टार्ट करेंगे। द प्रेजेंट लिरिक यानी कि जो प्रस्तुत लिरिक है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिरिक मतलब गीत, मतलब एक इंग्लिश सॉन्ग ही कहिए इसको। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका टाइटल क्या है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट्स। इनएक्ट्स का मतलब क्या होता है? दर्शाना या दिखाना। तो ये दर्शाता है। ये जो पोएम है, इस पोएम में क्या दिखाया गया, क्या बात की गई है कवि के द्वारा, उस पोएट के द्वारा क्या कहा गया? तो ये 3 बातें कही गई है, 3 चीज़ों को इस पोएम में दर्शाया गया है। कौन कौन चीज़ें हैं? तो पहला पॉइंट है कि द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इस पोएम में उस फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा को दर्शाया गया है जो मानव जीवन में निहित है। इनहेरेंट का मतलब होता है निहित, मतलब मानव जीवन में बसा हुआ है। तो मानव जीवन में क्या बसा हुआ है? तो फ्रस्ट्रेशन यानी कि निराशा बसा हुआ है। नंबर 2 में है, नंबर 2 में क्या कर रहा है कि द पोएम इनैक्ट्स द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड। इस पोएम में जो अभिलाषा है, जो आकांक्षा है, जो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। मतलब इस पोएम में, यह पोएम उन अभिलाषाओं को भी दर्शाता है, उन आकांक्षाओं को भी प्रस्तुत करता है, जो आकांक्षाएं, जो हमारी अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। बहुत ऐसी हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी कल्पनाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती है। नंबर 3, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस and the sense of loneliness in which every individual lives and dies। और थर्ड नंबर में कहता है कि द सेंस ऑफ लोनलीनेस, सेंस का मतलब होता है भावना, और लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन यानी एकांकीपन। अकेलापन यानी अकेलेपन की जो भावना होती है, यानी कि जो एकांकीपन होता है, इन विच, जिसमें एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक, और इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति लाइफ जीता है एंड डाइज, और मरता है। और मतलब कि हर व्यक्ति एक एकांकीपन में जी रहा है आज के डेट में। हर का एक एस्पायरेशन है, हर अलग अलग तरह की सबकी अभिलाषाएं हो चुकी हैं। जैसे कि लोगों को आज की डेट में लग रहा है कि वे कभी नहीं मरेंगे, कुछ लोगों को लग रहा है कि वे हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कुछ लोगों को लग रहा है कि उनकी खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी, कुछ लोगों को लग रहा है कि वो हमेशा अमीर रहेंगे, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये जो उनका अच्छा जो समय चल रहा है, जो अच्छा जो वक्त चल रहा है, वो हमेशा बना रहेगा। अच्छा, इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी अपने जीवन से निराश हैं, जिनके जीवन में एकांकीपन है, अकेलापन है, और इस वजह से वे फ्रस्ट्रेट रहते हैं, निराश रहते हैं। तो ये कविता इन्हीं चीज़ों को दर्शाती है। तो आप बिल्कुल भी कहीं नहीं जाइएगा। अब हम लोग पोएम के अंदर चलते हैं, पोएम को स्टार्ट करते हैं। अगर आप 12th क्लास बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो किताब को ज़रूर सामने रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी जो कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है, इसका कवि परिचय का वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। और उसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से
W.H. ऑर्डन के बारे में जो भी आपके बुक में जो दिया गया है उसको एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पोएम को करते हैं शुरू, और यहाँ से लेते हैं पहला स्टेंजा। आपको बता दूं कि इस पोएम में 5 स्टेंजा है नहीं, और उन 5 स्टेंजा में कवि जो है क्या क्या बताया है, तो एक एक करके हम लोग एक एक स्टेंजा को लेंगे। चलिए पहले इसको जूम कर देते हैं। हेडलाइन तो आपको पता ही है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कि अब पत्ते तेज़ी से झड़ रहे हैं। W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म कब हुआ था 1907 और डेथ हुआ था 1973 में। 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनकी डेथ हो गई थी। ये मैंने पूरा कवि परिचय में बिल्कुल अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग पोएम का पहला स्टेंजा लेते हैं और देखते हैं कि स्टेंजा 1 में कवि क्या कहते हैं। तो चलिए, जो हमारे कवि हैं W.H. ऑर्डन साहब, वह कहते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। वे कह रहे हैं कि अब, नाउ मतलब अब, द लीव्स यानी पत्ते, आर फॉलिंग फास्ट तेज़ी से झड़ रहे हैं। तो क्या इसका एक्चुअल मीनिंग यही है? बिल्कुल नहीं, ये आपका वर्बल मीनिंग है। ये पोएम का जो लाइन है ये इसका मतलब है, शाब्दिक अर्थ है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेज़ी से झड़ रहे हैं। ये एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग है कि अब, लिव्स का मतलब यहाँ पे डिनोट किया गया है इंसानियत को, मानवता, यानी कह रहा है कि अब मानवता का पतन, फॉल का मतलब पतन भी तो होना होता है, अब फास्ट का मतलब तेज़ी से, अब मानवता का पतन तेज़ी से हो रहा है। मतलब इन्होंने बताया कि आज के डेट में मानव जो है उनका पतन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। यानी कि अभी इंसानियत बहुत तेज़ी से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए नर्स बोलते हैं प्लांट के लिए आया, यहाँ पे ट्री के लिए आया है, और नर्सेस फ्लावर्स बोला गया है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन बड़े बड़े पेड़ों के नीचे आप देखिएगा छोटे छोटे पौधे उग आते हैं। तो वो कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेज़ी से झड़ रहे हैं, और जो नर्सेस फ्लावर्स यानी कि बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो छोटे मोटे जो पौधे हैं, विल नॉट लास्ट, अब वे भी नहीं टिकेंगे। विल नॉट लास्ट मतलब नहीं टिक पाएंगे, ज़्यादा दिन तक वे भी नहीं जीने वाले हैं, मतलब उनका भी पतन अब तेज़ी से हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नर्स जो बोला गया है, जो ट्री बोला गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के बारे में कहा जाता है, हमारे माता पिता का भी जिक्र कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये बता रहे हैं कि हमारे समाज के बुजुर्ग लोग, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ना, उनका पतन तेज़ी से हो रहा है, वो अब जल्दी मौत को प्राप्त कर रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और नर्सेस फ्लावर्स, नर्सेस फ्लावर्स मतलब अब उन माता पिता के बच्चे यानी चिल्ड्रेन, जो हम अब उनके बच्चे हैं, विल नॉट लास्ट, अब हम भी नहीं टिकेंगे, मतलब हम लोग भी उनके बाद हम लोग भी मर जाएंगे, जिस तरह से वे लोग मौत को प्राप्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं क्योंकि बिकॉज नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, क्योंकि जो नर्सेस हैं, अब यहाँ पे वही नर्स यानी कि हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नर्सेज टू द ग्रेव्स, और ग्रेव्स का मतलब था कब्र, आर गॉन मतलब जा चुके हैं, मतलब जो ये बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारे माता पिता या दादा दादी है, या ऑलरेडी पहले ही कब्र में जा चुके हैं बहुत सारे लोग, इसीलिए हम लोग भी अब लास्ट नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। जिस तरह से पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको नर्सेस फ्लावर्स बोलते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ों के संरक्षण में उगते हैं, जैसे कि बड़े बड़े पेड़ों के संरक्षण में छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसी तरह हम जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता दादा दादी के संरक्षण में होते हैं, और जब दादा दादी भी ख़त्म हो जाएंगे, माता पिता भी कब्र में चले जाएंगे, वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, तो हम भी जो है ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है, अगली बारी हमारी भी है, ठीक है। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और फिर प्राम्स, प्राम्स कहते हैं बच्चे के झूलने वाली जो गाड़ी होती है, जो पालना होता है जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, कहीं कहीं उसको घुमाया जाता है,
ना, गो रोलिंग ऑन। और वह गो ऑन का मतलब लगातार, और रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, वो लगातार लुढ़क रहा है, यानी कहने का मतलब है कि जीवन चक्र चल रहा है। मतलब कवि यहाँ बताना चाहते हैं, देखो मैं मेन थीम आपको बता देता हूँ। कवि एक उस जो एक बागीचा है, गार्डन है, वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं, और वे लोग देखते हैं कि वे लोग काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, और जो उनमें निराशाएं फैल गई हैं, जिसमें फ्रस्ट्रेशन आ गया है। वे लोग सोच रहे हैं बैठे बैठे, थक हार के बागीचे में बैठे हुए हैं। कवि देखता है उन लोगों को और कहता है कि वो अब ये लोग तेज़ी से मौत की ओर बढ़ रहे हैं, ये जल्दी ही मौत को प्राप्त होने वाले। इनके बाद फिर इनके बच्चे, यानी कि जो हमारी भी बारी आएगी, हम भी बूढ़े होंगे, और इसी तरह इन बूढ़े लोगों की तरह हम भी जो है एक दिन मौत को प्राप्त करेंगे। फिर कवि आगे कहते हैं कि एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। इसलिए ये बात बोला गया है कि देखो, प्राम्स मतलब पालना होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का जन्म होता है। फिर कहते हैं फिर हम भी मरेंगे, और फिर से नए नए बच्चे जन्म लेंगे, और फिर यह पालना जो है वह कंटिन्यू लुढ़कता रहेगा, चलता रहेगा। तो पालना कहने का मतलब केवल बच्चों के झूलने के पालने से नहीं है। पालना कहने का मतलब लाइफ प्रोसेस, मतलब ये जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब बच्चे जन्म लेंगे, वह जन्म लेते रहेंगे, बड़े होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमारे माता पिता बुजुर्ग हो गए, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, फिर हम उनके बच्चे हैं, हम बूढ़े होंगे, हम भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे। तो यह जीवन प्रोसेस जो है, ये लाइफ प्रोसेस, ये जो जीवन चक्र है, ऐसे ही उस पालने की तरह हमेशा लुढ़कता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब लोग बुजुर्ग होते रहेंगे और फिर मृत्यु को प्राप्त करते रहेंगे। मतलब कवि कह रहे हैं कि कोई भी इस धरती पे नहीं बचेगा, सब इसी तरह मरते रहेंगे, जीवन चक्र चलता रहेगा। तो कुछ लोगों की जो अभिलाषाएं हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे, तो वह इस बात को कान खोल के सुन ले कि एक दिन सबको मरना है, कोई टिकेगा नहीं इस धरती पे, ये बताना चाहा। देखो अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो होगा, इसका एक्सप्लेन जब किया जाएगा तो टाइम लगेगा। तो अगर हड़बड़ाइएगा तो फिर आप ऊपरे ऊपरे पढ़ोगे और ऊपरे ऊपरे समझ पाओगे। अगर अच्छे से बिल्कुल समझना है आप लोगों को, एकदम बेहतरीन तरीके से जानना है पोएम को, तो ज़रूर कंटिन्यू रहें, किताब को ज़रूर सामने रखिए, लाइन को ध्यान से देखें, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको भी आप लोग ज़रूर क्लियर करें। चलिए, अब ई हो गया स्टेंजा 1, अब ये है स्टेंजा 2। तो स्टेंजा 1 में आपने समझ लिया कवि ने क्या बताया। अब चलिए स्टेंजा 2 में चलते हैं। स्टेंजा 2 में कवि बताते हैं विस्परिंग नेबर्स। अब कुछ लोगों को लगता है कि देखो, विस्पर का मतलब था फुसफुसाना, और नेबर्स का मतलब था पड़ोसी। तो पड़ोसी का काम है कि भाई अगल बगल में फुसफुसाता है, कानाफूसी करता है, लोगों की बुराइयां करता है, किसी की तारीफ़ कर दे चाहे किसी की बुराई कर दे, माने कानाफूसी करेगा। लेकिन यहाँ पे विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ। मैसेंजर ऑफ डेथ होता है, यानी मौत के फरिश्ते, यमदूत कहेंगे इसको, जो हमारे प्राण को हरने आते हैं। लेफ़्ट एंड राइट, मैंने दाएं और बाएं हैं, यानी कहने का मतलब कि हमारे चारों तरफ, मतलब यमदूत जो है हमारे चारों तरफ है। कब हमारे प्राण को हर लेगा हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। हमारे मौत के जो ये यमदूत हैं, जो मौत के जो फरिश्ते हैं, वह चारों तरफ भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? तो प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमें तोड़ने के लिए। प्लक मतलब हमें अलग करने के लिए, तोड़ कर हमें अलग करता है। प्लक माने तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे होगा अलग करना। किन चीज़ों से अलग करना? तो फ्रॉम द रियल डिलाइट, मतलब हमारी जो जीवन है, जिसका हम आनंद ले रहे हैं, जो रियल डिलाइट है, जो हमारी वास्तविक खुशी है, जो असली जो जीवन का जो हम आनंद ले रहे हैं ना, उससे ये जो विस्परिंग नेबर्स है, जो यमदूत हैं, जो मौत के जो फरिश्ते हैं, ये हमें क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। यानी कि हमें मौत जब आएगी तो हमारे प्राण को हर कर ले जाएंगे, और फिर यह वास्तविक जो हमारा डिलाइट है, जो आनंद है, जो खुशी है, वह हम नहीं मना पाएंगे। उससे हमें तोड़ कर वो अलग ले जाएगा, हमें हर के ले जाएगा हमारे प्राण को, और वह हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है, भटक रहा है। एंड और द एक्टिव हैंड्स, और ये हमारे जो एक्टिव हैंड्स हैं, जो हमारे जो हाथ हैं, जो अभी काफ़ी एक्टिव है, सक्रिय हैं, मस्ट फ्रीज, अवश्य
जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि निष्क्रिय हो जाएंगे, काम नहीं करेगा। और जब काम नहीं करेगा यानी मरने के बाद, तो लोनली ऑन द सेपरेट नीज, तो सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, और नीज मतलब होता है घुटने ना, और लोनली का मतलब होता है अकेला, उस घुटनों पर हमारे हाथों को टिका दिया जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात कवि इस स्टेंजा का अर्थ बता रहे हैं कि जो विस्परिंग नेबर्स है, यानी कि जो मौत के जो दूत हैं, फरिश्ते हैं, यानी कि जो यमदूत हैं, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि हमारे चारों तरफ हैं, हमारे चारों तरफ ये मंडरा रहे हैं, प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, और यह हमको हमारे प्राण को हर कर ले जाएंगे, और हम लोगों को हमारी वास्तविक यानी रियल डिलाइट, असली खुशी से हमें तोड़कर अलग कर देंगे, उससे ले जाएंगे हमें निकाल कर। एंड द एक्टिव हैंड्स, और ये जो एक्टिव हैंड्स है, आज हमारे हाथ जो एकदम सक्रिय हैं ना, जो हम अपने हाथों से जो मन करे वो काम कर रहे हैं, मरने के बाद मस्ट फ्रीज हो जाएगा, ये अवश्य जो जम जाएगा, मतलब निष्क्रिय हो जाएगा, प्राणहीन हो जाएगा। फिर यही जो एक्टिव हैंड्स है इनएक्टिव हैंड्स हो जाएंगे, यानी कि निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर ना इसमें जान रहेगा ना प्राण, ये हाथ। और मरने के बाद इन हाथों को अलग अलग घुटनों पर टिका दिया जाएगा, जैसे कि मरने के बाद करते हैं, घुटनों पर हाथ को रख दिया जाता है। ठीक है, अर्थात कवि कहते हैं कि ये उन लोगों को वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है, जो आज के डेट में कुछ लोग जो हैं खाली दोनों हाथों से, अपने दोनों एक्टिव हैंड से खाली धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, चारों तरफ लोगों को लूटने में लगे हुए हैं ना, धन के लिए लायत हुए हैं, एकदम धन संपत्ति अरज रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं दोनों हाथों से, एकदम उनका हाथ एकदम एक्टिव है। तो उनको कवि बता रहे हैं कि ए बाबू, ये जो सब आप लोग कर रहे हैं, एक दिन आप भी मर जाएंगे, एक दिन सबको मरना है, और जब मरिएगा तो यही आपका जो आज एक्टिव हैंड्स है, जो इतना जो आप एकदम सक्रिय हाथ लिए फिर रहे हैं ना, जो धन पूरा इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक्टिव हैंड्स एक दिन फ्रीज हो जाएगा, मरने के बाद ये निष्क्रिय हो जाएगा, और आप उन हाथों को देखिएगा तो खाली रहेगा, उन हाथों में कुछ जाने वाला नहीं है, वो बिल्कुल खाली रहेगा, घुटने पर टिका हुआ रहेगा। तो इसलिए आने वाले समय का भी ध्यान रखिए, और ज़्यादा जो है अपने सक्रिय हाथ है तो उससे कुछ सुकर्म कर लीजिए, लोगों का भलाई कर लीजिए, मानवता की सेवा कर लीजिए, न कि ऐसे कर्म कीजिए जिससे कुछ प्राप्त होने वाला ही नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग स्टेंजा थ्री में। अब फिर कवि कहते हैं, ये उन लोगों को कहते हैं, समाज के वैसे लोगों के लिए ये स्टेंजा नंबर 3 है, जिनको लगता है कि मृत्यु कभी नहीं आएगी, जिनको लगता है कि वे अमर हैं, वे कभी नहीं मरेंगे, जिनको ऐसा लगता है कि दुनिया उनकी मुट्ठी में है। तो फिर कवि उन लोगों को समझाते हुए कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं कि ए देखा, पीछे मुड़ के देखो, तुम जरा एक बार पीछे मुड़ के देखो। क्या देखो? द डेड इन हंड्रेड्स, सैकड़ों लोग मरे हुए हैं, सैकड़ों मौतें हुई हैं, एट द बैक, पीछे, ज़रा पीछे एक बार देखो, तुम्हारे पूर्वज, उनके पूर्वज, और भी गांव के कितने लोग, न जाने तुम्हारे आसपास के पड़ोसी, तुम्हारे दोस्तों के पेरेंट्स, गांव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग, हंड्रेड्स, सैकड़ों, डेड एट द बैक, अरे मरे हुए हैं, पीछे देखो, कुछ बीते हुए समय को याद करो, ज़रा पीछे चल के सोचो, देखो कि बहुत सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, मरे हुए हैं, मर चुके हैं, संसार को त्याग चुके हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और अपने अपने वुडन ट्रैक को फॉलो करते हैं। वुडन ट्रैक मतलब हो गया कि वही शमशान घाट का रास्ता, कब्रिस्तान का मार्ग। वुडन का मतलब था लकड़ी का वह ताबूत जिसमें लाश को रखा जाता है, जैसे हिंदू धर्म में पचाठी होता है, जैसे मुस्लिम धर्म में जनाजा होता है, उसी तरह वह ट्रैक, वह रास्ता जिस पर मौत के बाद लोग चलते हैं, जाते हैं, मतलब वहीं पर जो उनकी मंजिल होती है, सब उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि आज तुम जिस घमंड में हो कि हम तो अमर हैं,
हमारी सुंदरता बरकरार है, हम कभी नहीं मरेंगे। तो ये जवानी के जोश में जिन कर्मों को, कुकर्मों को किए जा रहे हो, तो एक बार पीछे मुड़ के देखो। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, एक बार पीछे मुड़ के देखो, अरे सैकड़ों मरे पड़े, और सब वही शमशान घाट, वही कब्रिस्तान को जा रहे हैं। सब वही पचाठी पे, सब वही तख्त पे, लकड़ी के खाट पे लेकर उनको शमशान घाट, कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। सब उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। आर्म्स रेज्ड, जो हाथ उठे हुए हैं, रेज का मतलब ऊपर उठना, ऊपर उठाया गया है। आर्म्स का मतलब हाथ, और हाथों को जो ऊपर उठाया गया, जैसे हम लोग जय जयकार लगाते हैं ना, हाथ को ऊपर उठा कर, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, भगत सिंह की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, जो हाथों को ऊपर उठा के जो हम लोग ऐसे नारा लगाते हैं ना। तो स्टिफली टू रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब दिखावा करना, और स्टिफली का मतलब ऐसे कठोरतापूर्वक होता है, लेकिन यहाँ पे कहेंगे स्वांगपूर्वक ना। वे कहते हैं कि भाई ये सब एक झूठा दिखावा है। स्टिफली मतलब बनावटी रूप से कहेंगे यहाँ पे, और टू रिप्रूव का मतलब होता है भाई दिखावा करना, झूठ का दिखावा करना। वही कह रहा है कि आर्म्स रेज्ड, यानी कि तुम मरे हो, तुम लाश हो, तुम को लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं और पीछे तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तो जय जयकार करने से क्या होगा? वो सब एक दिखावा है, हाँ, सब दिखावा कर रहे हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, वो जो एटीट्यूड है लोगों का, जो रवैया है, जो व्यवहार है, जो लोगों की जो भावना है, प्रेम की जो भावना है, जो प्रेम का जो एटीट्यूड है, इन फॉल्स, वो सब एक स्वांग है, झूठ है, दिखावा है। ये झूठ का दिखावा है, मतलब कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। ये जो तुम्हारे पीछे, आगे पीछे जो लोग हैं आज, जो तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, ये उन लोगों को बता रहे हैं। कहीं ना कहीं कवि ने ये जो स्टेंजा है, जो वैसे लोग जैसे कि नेता टाइप के होते हैं, जो लीडर्स लोग हैं ना, जो अपना जय जयकार खाली करवाते हैं, लोगों को लूटते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके हक को मारकर अपना संपत्ति अरसते हैं, ये उनके लिए बताया गया है। और वैसे सभी लोगों के लिए बताया गया है जो दूसरे का हक मार के धन इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं ना, एकदम ज़मीन पे ज़मीन खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पैसे इकट्ठा करते हैं, धन संपत्ति। तो उनको बताया गया है कि अरे सैकड़ों लोग पहले भी मरे हैं और अब भी मरेंगे, और तुम भी मरोगे। और उन लोगों के पीछे जो ये जय जयकार लगा रहे हैं, जो तुम्हारे आगे पीछे जो लोगों का हुजूम जो है, जो आज तुम्हारी बातें कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, एकदम जय सर, मतलब एकदम हुंकार लगा रहे हैं ना, आपके नाम का नारा लगा रहे हैं, मरने के बाद ये कुछ नहीं है, ये सब एक झूठ मूठ का दिखावा है। ये सब इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव है। ये जो हाथ उठाए गए हैं वो सब दिखाने के लिए, मतलब अपना कोई नहीं है, मरने के बाद अकेले जाना है, बिल्कुल खाली हाथ जाना है। ये सब एक स्वांग है जो लोग प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं इन हाथों को उठाकर। आई होप कि ये स्टेंजा समझ में आया। नेक्स्ट में चलते हैं, स्टेंजा नंबर 4 ना, जूम कर देते हैं ताकि आराम से समझ में आएगा। कवि कहते हैं स्टेंजा नंबर 4 में, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। चलिए एक एक वर्ड को समझते हैं। देखो, स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा। तो यहाँ पे लाइनें आगे पीछे होती है। पोएम में मैंने पहले ही बता रखा है कि पोएम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया जाता है, वह आगे पीछे पोएम के वर्ड्स लाइनें होती हैं। ये बताया है कि स्टार्विंग ट्रॉल्स, ट्रॉल्स बताया गया है एक तरह से भूत पिचास होता है स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी के अनुसार। जो प्राचीन काल के जो भूत है वैसे लोगों का जिक्र है।
यहाँ पे हम कहेंगे ट्रॉल्स का मतलब समाज के वैसे लोग, भूखे दरिंदे भेड़िए ना, स्टार्विंग ट्रॉल्स, वह भूखे भेड़िए कह सकते हैं, भूखे दरिंदे कह सकते हैं, वह भूखे आप पिशाच जो होते हैं, या भ्रष्ट लोग भी आप कह सकते हैं। स्टार्विंग ट्रॉल्स का मतलब भ्रष्ट लोग भी आप कह सकते हैं, जो एकदम भूखे भेड़िए की तरह ताक में लगे हुए। कहते हैं कि स्टार्विंग ट्रॉल्स थ्रू द लीफलेस वुड। थ्रू का मतलब था किसी चीज़ के माध्यम से, के द्वारा। लीफलेस का मतलब था पत्ता रहित, बिना पत्ता वाला। वुड का मतलब लकड़ी, यानी कि कह सकते हैं जंगल। यानी कि जो पेड़ हैं, जो जंगल हैं, बिना पत्ते को हो गए। और आपने कभी देखा होगा पेड़ों को, जब बिना पत्ते के जो पेड़ होते हैं ना, भूत टाइप के दिखते हैं। आपने किसी हॉरर मूवी में देखा होगा, और उन पर भूत रहते हैं, वही ट्रॉल्स रहते हैं। तो ये हमारे समाज में आज जो हमारा जो समाज जो है कि वीरान जंगल बना है। लीफलेस वुड का मतलब यहाँ पे सुनसान जंगल नहीं कहेंगे, बिना पत्तों का पेड़ नहीं कहेंगे। लीफलेस वुड का मतलब कहेंगे सुनसान। जो हमारा समाज आज सुनसान बना पड़ा है ना, एक वीरान जो जगह है, जिसमें ट्रॉल्स जो है भूखे जो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं भूखे भेड़िए की तरह। रन स्कॉल्डिंग, जो दौड़ रहे हैं स्कॉल्डिंग करते हुए, लोगों को डराते हुए, धमकाते हुए, लोगों को भयभीत करते हुए, फॉर दियर फूड, अपने भोजन के लिए। यानी कह रहा है, लाइन को समझिए, एक्चुअल मीनिंग समझिए। यानी कह रहा है कि जो ट्रॉल्स हैं, यानी समाज के जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भूखे दरिंदे हैं, जो भेड़िए हैं, जो अपने भोजन के लिए, यानी कि खुद को सही रखने के लिए, खुद को बनाए रखने के लिए, खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए दूसरे लोगों को वह स्कॉल्ड करते, डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और इस वजह से, उनके इस भ्रष्टाचार की वजह से हमारा समाज जो है ना, वह लीफलेस वुड की तरह हो गया, कि वीरान सुनसान मरुस्थल की तरह हो गया, वीरान जंगल की तरह हो गया। वैसा वीरान जंगल जिसमें ट्रॉल्स घूमते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जो भूत होते हैं भूखे भेड़िए की तरह। वही यहाँ पे कवि कहते हैं कि इसी तरह से जो हमारे समाज के जो भ्रष्ट लोग हैं, जो लोगों को क्या करते हैं, लूटते हैं, उनके हक को मारते हैं ना, वो भी हमारे समाज को उन्होंने वीरान बना दिया है। और हमारे वीरान समाज में, सोसाइटी में, वे भूखे भेड़िए लोग, दरिंदे भ्रष्ट लोग, जो भ्रष्टाचार करते हैं, ट्रॉल्स की भांति भटकते रहते हैं। और जो भी उनको कुछ बोलता है, उनके खिलाफ़ में खड़ा होता है, उसको क्या करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, यानी कि उनको धमकाते हैं, डराते हैं, उनके तरफ गुर्रा कर देखते हैं। फिर आए कवि कहते हैं, एंड और द नाइटेंगल इज़ डम। और जो जंगल में ट्रॉल्स के डर से, ये जो नाइटेंगल, जो बुलबुल चिड़िया है, जो इतना मधुर स्वर में गाती थी, आज वह डम हो गई है। डम माने गूंगी, गूंगी बैठनी पड़ी है। यानी कहने का मतलब है कि ट्रॉल्स, भ्रष्ट लोगों के डर से समाज के जो बुद्धिजीवी लोग जो थे, जो पहले कुछ बोला करते थे, नाइटेंगल की तरह जो गाया करते थे, वो अब समाज के लोग आज गूंगे बने पड़े हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वह किसी का कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब स्वार्थी बना पड़ा है, गूंगा हो गया है, सब एकदम बोलिए नहीं रहा है, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है। यहाँ गूंगा होने का मतलब कि विरोध करना, मतलब कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है, कोई समाज के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ़ में कोई नहीं बोल रहा है। और वह समाज के भ्रष्ट लोग, ट्रॉल्स, हमें स्कॉल करते, धमकाते रहते हैं, और हमारा हक मार कर खाते हैं, छीनते हैं। आए कहता है कि एंड द एंजल विल नॉट कम। और चूँकि बुद्धिजीवी लोग जो कि डम्ब हो गए हैं, अपना मुंह बंद कर लिए हैं, किसी के खिलाफ़ में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और बाकी जो लोग, ये समाज के लोग जो सोच रहे हैं कि हमें बचाने कोई मसीहा आएगा, कोई ईश्वर भेजेंगे किसी यमदूत को, किसी फरिश्ते को, तो वह कहते हैं कि एंड द एंजल विल नॉट कम। तो यह किसी तरह का देवदूत जो है, किसी तरह का जो एंजल है, जो फरिश्ते हैं, वह आने वाले नहीं है, नहीं आएंगे बचाने। क्योंकि जो समाज में जो लोग होते हैं, जो उनको बचाने के लिए जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वही गूंगे बने पड़े हैं, गूंगे हो गए। और इस वजह से भ्रष्ट जो लोग जो है ना, वो हमारे ऊपर इतना जो है शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, हमें डरा धमका रहे हैं। तो किसी भी तरह का कोई फरिश्ता बचाने वाला नहीं आने वाला है। द एंजल विल नॉट कम, कोई एंजल नहीं आने वाला है बचाने के लिए। अगर कोई बचाने वाला है तो वही समाज के जो है
बुद्धिजीवी लोग हैं, वह नाइटेंगल की तरह बुद्धिजीवी लोग हैं, वही आपको बचा सकते हैं। कोई एंजल आपको बचाने नहीं आएगा, कोई दूत नहीं आएगा। कवि ये समझाना चाह रहे। चलिए अंतिम स्टेंजा यानी स्टेंजा नंबर 5। अब कवि कहते हैं, कवि कहते हैं कोल्ड मतलब कि ठंडा, इम्पॉसिबल असंभव, अहेड अहेड मतलब काफ़ी दूर, ऊपर मतलब हमारी पहुंच से काफ़ी दूर। लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, लिस्ट्स का मतलब होता है फतह करना यानी चढ़ाई करना, उस पर चढ़ना। माउंटेन्स लवली हेड, माउंटेन मतलब पहाड़ है, माउंटेन्स अपोस्ट्रोफी ऐसा यानी कि पहाड़ का जो लवली हेड है, जो प्यारा जो चोटी है, जो काफ़ी ऊंचा है, जो काफ़ी ठंडा है, उस पर चढ़ना, उसको फतह करना जो लगभग एकदम असंभव है, इम्पॉसिबल है। हुज वाइट वाटरफॉल, हुज मतलब जिसका, किसका, इस पहाड़ का, और इस पहाड़ का जो एक वाइट वाटरफॉल है यानी सफ़ेद जो पानी का जो झरना है, कुड ब्लेस आशीर्वाद दे सकता था, ट्रेवलर्स उन यात्रियों को, इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस उनके अंतिम सफ़र में। लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब होता है डेथ यानी कि मौत, यानी कि लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब हो गया एक तरह से अंतिम सफ़र। अंतिम सफ़र क्या होता है, जब हम मर जाते हैं तो जब हम जिस मंजिल की ओर हमें ले जाया जाता है वही हमारा अंतिम सफ़र होता है। तो अंतिम सफ़र का मतलब होता है मौत। कवि बता रहे हैं, तो क्या ये एक्चुअल मीनिंग है? तो नहीं, ये एक्चुअल मीनिंग बिल्कुल नहीं है। पहाड़ एक काफ़ी ऊंची चीज़ होती है, काफ़ी हाई लेवल की चीज़ है, पहाड़ जानबे करते हो, उसको फतह करना इतना आसान नहीं होता है। तो कभी उस पहाड़ के माध्यम से बताया कि पहाड़ का मतलब एक तरह का सत्य का मार्ग, ईश्वर को प्राप्त करने का स्वर्ग लोक का रास्ता। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मंगलम पाठ ना, कि सत्य को हम कैसे, ईश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं, देवलोक कैसे आते हैं, स्वर्ग को कैसे प्राप्त, यानी कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो भाई मोक्ष की प्राप्ति सत्य से होगी। तो ये कहता है कि जिस तरह से यह माउंटेन यानी पहाड़, पहाड़ का जो सर है यानी कि पहाड़ की जो चोटी होती है वो काफ़ी ऊंची होती है, उसको फतह करना, लिस्ट करना वह काफ़ी इम्पॉसिबल होता है और काफ़ी ठंडा जो होता है, इसलिए इस पर जल्दी चढ़ नहीं सकते हैं। कुछ लोग उसको फतह भी कर लेते हैं। तो उसी तरह उस पहाड़ की तरह, उस पहाड़ की चोटी की तरह सत्य का मार्ग भी है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। और वह मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे है? तो जो स्वर्ग में। और वह स्वर्ग जैसे कि उस पहाड़ की जो ऊंची चोटी है और उसी चोटी में, उसी पहाड़ की चोटी में एक सफ़ेद वाटरफॉल है, एक पानी का सफ़ेद झरना है। यानी कि सफ़ेद चीज़ होता है शांति का प्रतीक होता है, आपको पता ही होगा ना, जो हमें शांति प्रदान करे। और शांति इंसान को मिलता है तो इसका मतलब है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यानी मरने के बाद उस सत्य के मार्ग पर जो चला है जीवन में, तो मरने के बाद जो वह असंभव सा रास्ता है सत्य का, जिस पर हम स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, देवलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी तरह ये जो वाइट वाटरफॉल है जो हमें मोक्ष प्रदान करने वाली है, कुड ब्लेस जो हमें आशीर्वाद दे सकती थी, ट्रेवलर्स, कुड ब्लेस ट्रेवलर्स विथ वाइट वाटरफॉल, मतलब अपना आशीर्वाद दे सकती थी उन यात्रियों को जो मौत को पार कर चुके, जो मर चुके हैं, इन दियर लास्ट डिस्टेंस, उनके अंतिम सफ़र में। मतलब वो अपने मौत को झेल चुके हैं, जो मौत हो चुकी है, उनमें जो लोग जो इतना जो आज पूजा पाठ करते हैं, इतनी जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वह उस पहाड़ की तरह है जिसके चोटी को, जिसके शिखर पर चढ़ना असंभव है। सत्य का मार्ग जो है उस पहाड़ के चोटी के समान है और उसी चोटी पर शांति प्रदान करने वाली, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली, जिसका आशीर्वाद अगर हमें मिल जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक वाइट वाटरफॉल है जो जिस रास्ते से गुजर कर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भले ही रास्ता असंभव है लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको प्राप्त करते हैं,
माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, हज़ारों लोग जा चुके हैं उस पर, जबकि इतनी ऊंची चोटी है, फतह करना असंभव सा है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। तो वही बात है कि अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो उस पहाड़ की चोटी की तरह सामना करना पड़ेगा। सत्य का मार्ग जो है इतना आसान नहीं है, और वही सत्य के मार्ग में हमें मोक्ष प्राप्त करने वाली वह वाइट वाटरफॉल मिलेंगे, और उसका जो आशीर्वाद हमें मिल सकता था वही हमारे अंतिम सफ़र में हमें मोक्ष प्रदान कर दी। तो आई होप कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। ये बिल्कुल इसके भावार्थ है, इम्प्लाइड मीनिंग थे। केवल वर्बल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ को पढ़ लेना ही जरूर नहीं है, पोएम को समझना भी है कि पोएम क्यों लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।